नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिनर्जी संस्थान की प्रस्तुति संविधान समझें। इस ऑडियो शो की शुरुआत अनुभव आधारित कारणों से की गई है। देश में संविधान की समझ को बढ़ाना और सभी की नागरिकता को मजबूत करना इस कार्यक्रम का मूल मकसद है। मैं हूं पिंकी, इस कार्यक्रम की होस्ट, और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी विष्णु जायसवाल जी से, जो सिनर्जी संस्था में 15 सालों से अनेक भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान समय में वह स्कूली विद्यार्थियों के साथ मिलकर नागरिकता के विषय को असरदार तरीके से पढ़ाए जाने के लिए सत्र डिजाइन करते हैं, जिसमें उनकी टीम मदद करती है, मनोज और अंजलि। दोस्तों, आज 15 सितंबर 2020 है, यानी कि यह दिन है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और आज हम बात करेंगे लोकतंत्र पर। तो विष्णु जी, किसी भी देश, समाज या संस्था या बैठकों में हम अक्सर देखते हैं कि लोकतंत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह लोकतंत्र क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे चूज़ किया इस टॉपिक पर बोलने के लिए। और आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि ये लोकतंत्र है क्या। अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो लोकतंत्र एक व्यवहार करने का तरीका है। चूँकि हम सब मानव समाज में रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते। और अगर मानव समाज में रह रहे हैं तो किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ किया जाए, तो बेसिकली एक तरीका ही है जिसे हमारे देश ने भी अपनाया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यवहार है, ये जो तरीका है, ये जो निर्णय लेने का तरीका है, ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये लोकतंत्र बहुत ही मानवीय मूल्यों पर आधारित है। लोकतंत्र ये कहता है कि जब इस तरह के व्यवहार हो रहे हों, निर्णय हो रहे हों, तब हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिले, हर एक व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार हो, हर एक व्यक्ति के साथ प्यार हो, किसी के साथ नफरत नहीं हो। तो इस तरह के मानवीय मूल्यों को इसमें समाहित किया गया है, जिसमें सभी की सहमति, सभी की भागीदारी, सभी की खुशी को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। और लोकतंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि ये सामूहिकता पर आधारित है। ये किसी एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता। इसका लक्ष्य ये है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, हर एक व्यक्ति आगे बढ़े, इसका ये उद्देश्य है। इसीलिए इसको बहुत खूबसूरत माना जाता है और सभी देशों ने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। कई देशों ने इसको बहुत विशेष रूप से अपनाया है। इसमें भारत ने भी जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होगा और हम किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी लिंग के साथ, धर्म के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है अभी जो हो रही है, क्या ये लोकतांत्रिक है? तो अब ये हाँ, लोकतांत्रिक तो मैं कहूँगा शायद है कि आप हमारी बातचीत से पहले आपने भी थोड़ा लोकतंत्र को समझा, फिर थोड़ा हम लोगों ने आपस में बातचीत करके आपने कुछ प्रश्न बनाए, थोड़ा मैंने भी आपके प्रश्नों को समझने की कोशिश किया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये लोकतांत्रिक तरीके से ये चर्चाएं जा रही है। तो देखिए, लोकतंत्र कोई एक पॉइंट नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, ये एक व्यवहार करने का तरीका है। आप जितना ज़्यादा लोकतांत्रिक हो सकते हैं उतनी अच्छी बात है। तो ये 0 से 100% की तरफ है। तो जैसे हिटलर को तानाशाही कहा जाता है, तो कहा था कि वो एकदम 0% पे, कि बहुत ही तानाशाही था उस तरह का। तो कितना हम लोकतांत्रिक हो सकते हैं वो है। हमारे भारत देश में अलग अलग सरकारें आती रहती हैं, तो ये सरकारें देश के नागरिकों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार करें, इसके लिए हमारे संविधान में क्या चेक करने के और कंट्रोल करने के सिस्टम है? तो बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है ये, और उतना ही खूबसूरत प्रोविजन संविधान ने किए हैं। और देखिए, हमारे देश में चूँकि हमारे यहाँ देश में पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, और जब सरकारें बनती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियाँ हों, और वो पार्टियों के प्रतिनिधित्व में सरकारें बनती है। सरकारें आती है, कुछ नियम कानून बनाती है और वो नागरिकों के लिए जारी करती है। अब जो सरकारें आती है, डेफिनेटली वो पावर में होती है, और जब भी किसी के पास ज़्यादा पावर होता है तो उसका मिसयूज़ करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये देखते हुए ही हमारे जो संविधान सभा के लोग हैं, उनको पता था कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न किए हैं ताकि कोई भी सरकारें अपनी मनमानी नहीं करें। तो अब शुरुआत होती है, एक तो उन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि
हर 5 साल में चुनाव होगा और जनता तय करेगी कि हमारी सरकार में कौन व्यक्ति चुन के आए। तो जनता से बीच के ही कुछ लोग खड़े होते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, और वो उसको चुनते हैं वोट डाल के, और वो 5 साल देखते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर सरकार की बात करें तो अब्राहम लिंकन जी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कहा है लोकतंत्र के बारे में कि जनता के लिए और जनता के द्वारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार में जो लोग चुन के आएंगे वो जनता से होंगे, एक बात। दूसरा, जनता तय करेगी कि वो व्यक्ति कौन हो, तो वोट डालेंगे उसको जीत के और उसकी पार्टी बनेगी और वो सरकार में जाके काम करेगी। अगर ये सरकारें ठीक से काम नहीं करती है तो हमारे संविधान में प्रोविजन है कि 5 साल बाद पुनः चुनाव होंगे, और जो पार्टियां काम नहीं कर रही है, जो सरकारें आई चुन के वो काम नहीं कर रही है, वो व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता उनको फिर से घर भेज देगी और नई सरकार लेके आ जाएगी। तो ये बड़ा खूबसूरत प्रोविजन एक तो जनता स्तर पे किया है। दूसरा, ये भी किया है कि जो लोग चुन के जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम राज्य की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, तो हम लोग विधायक चुनते हैं और विधायक चुन के विधानसभा में बैठते हैं। उसमें से जिस पार्टी के लोग ज़्यादा विधायक चुन के आते हैं वो सरकारें बनाती है, और जो बाकी बचे हुए विधायक हैं वो विपक्ष के लोग होते हैं। अब विपक्ष के लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि सरकारें क्या निर्णय ले रही है, विपक्ष के लोग बार बार सवाल पूछते हैं, और विपक्ष के लोग बार बार जनता में जाके ये बात पहुंचाते हैं कि सरकारें क्या काम कर रही है, सरकारों ने चुनाव के पहले क्या वादे किए थे और अभी क्या काम कर रही है। तो इस तरह से भी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा है, और बीच बीच में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता की मांगों को समझते हैं और वो विधानसभा में या लोकसभा में रखते हैं और उसके आधार पर ही कानून बनाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोविज़न संविधान ने किया है, और हर जगह पर उन्होंने चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकारें चुन के आ गई वो ही अपनी मनमानी करेगी या अपने हिसाब से निर्णय लेगी। उन्होंने कुछ चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रखा है कि हमारे देश में कितना खूबसूरत है कि देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से जो प्रधानमंत्री है या राज्य मुख्यमंत्री है या उनका जो मंत्रिमंडल है वो पावरफुल होता है निर्णय लेने में, पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उन्होंने केंद्र में राष्ट्रपति को पावरफुल बनाया है और राज्य में राज्यपाल को। तो मंत्रिमंडल या सरकारें अपने मन से निर्णय नहीं ले सकती, उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा है। और कोर्ट को भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पावर दिए हैं कि सरकारें, अगर राष्ट्रपति और ये लोग मिलकर भी अगर कोई ऐसे मनमानी करते हैं तो फिर कोर्ट है। संविधान ने ये स्पष्ट किया है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के मूल्यों की रक्षा करेगी, वो लोकतंत्र देश बना रहे हैं उसकी रक्षा करेगी। तो काफ़ी चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसमें रखे हैं। विकी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है यानी कि शासकीय विभाग, क्या वो लोकतांत्रिक है? हाँ जी, जिसे मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र कोई एक पॉइंट नहीं है। कितना ज़्यादा लोकतंत्र हम व्यवहार कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर माना जाता है। तो हमारे देश ने तो सभी व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की है, संविधान ने भी कहा है, सारी प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक है। पर मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ विभागों के साथ में, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे अधिकारी हैं जो बेसिकली लीडिंग पोजीशन पर है, उनके व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। तो यह कम है, मैं नहीं है ये भी बोलना मुश्किल होगा, पर जितना ज़्यादा लोकतांत्रिक होना चाहिए अपने स्टाफ के साथ में, लोगों के साथ में, उसमें शायद और बेहतर करने की गुंजाइश है, ऐसा मुझे लगता है। तो इतना जानने के बाद भी कई लोगों के लिए लोकतांत्रिक व्यवहार इतना मुश्किल क्यों होता है? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है आपका कि क्यों मुश्किल होता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि मुश्किल है लोकतांत्रिक व्यवहार करना। सबसे पहले तो थोड़ा देखिए, हमारे घर परिवारों में देखते हैं या हम संस्थाओं में देखते हैं कि कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं तो कैसे उसमें सभी की भागीदारी हो, सभी के विचारों को सुना जाए, सभी के विचारों को महत्व दिया जाए, और वो पूरी चर्चा के बाद जो निर्णय होता है वो बहुत ही खूबसूरत निर्णय है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग तरह के रंग हैं और सब रंग मिलके खूबसूरती है, वैसे ही लोकतांत्रिक निर्णय है। और कई लोग निर्णय को
कई लोग लोकतंत्र को निर्णय मान लेते हैं कि वो अंतिम निर्णय, पर ऐसा है नहीं, वो एक प्रक्रिया है। तो ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। पर हाँ, कई लोगों को लगता है कि शायद ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवहार करने से एक तो समय काफ़ी लगेगा, सबकी बातें सुनना, सबको समाहित करना, फिर सबको कन्विंस करना किसी एक निर्णय पर लेकर आना थोड़ा मुश्किल तो होता है, इतना पैसे भी नहीं है। और हमने देखा है कि कई लोगों का व्यक्तिगत हित भी होता है, कई जो चाहे वो संगठन हैं, चाहे वो पार्टियां हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हैं, वो भी कई बार व्यक्तिगत हित के लिए भी लोकतांत्रिक नहीं होना चाहती है। और कई लोग मानते भी नहीं, उन्हें लगता है कि बहुत ये इसमें बहुत समय जाने वाला है, वो जो चाहते हैं वो नहीं होगा, इसलिए भी लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। पर ये मैंने तो अपनी लाइफ में करके देखा है, अपने घर के अंदर भी, अपने जहाँ काम करता हूँ उसके साथ भी। तो ये बड़ा आसान है और बड़ा मज़ा आता है इसमें, ऐसे काम करने में। तो ये जितने भी व्यवहार हैं, तौर तरीके हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, एक साथ रहने के लिए, ये व्यवहार हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी बच्चा, युवा, किशोर ये कैसे सीखता है कि उसका व्यवहार लोकतांत्रिक हो? हाँ, देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है, जो आप स्पेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है घर है। बच्चे का पहला जो स्थान है वो घर ही होता है, और वो घर से ही सीखता है सबसे ज़्यादा चीज़ें। वो देखता है कि उसके परिवार में उसके साथ या घर के अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो जैसे बड़े करते हैं वैसे ही बच्चा सीखता है। और अगर घर में बहुत ही लोकतांत्रिक माहौल नहीं है, घर के जो भी छोटे छोटे निर्णय लिए जा रहे हैं वो अगर बहुत सबसे बात करके, सबकी सहमति से, सबकी भागीदारी से, सबकी खुशी के साथ नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर बच्चा भी वही सीखता है और उसे लगता है यही बढ़िया है। तो जैसे कि घर में अगर दादाजी हैं या घर में हेड पिताजी हैं और वो देखते हैं कि पिताजी ने बोल दिया और सब लोग उससे हाँ बोल देते हैं, तो उसको लगता है ये बड़ा अच्छा है, मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही निर्णय लूँगा। और फिर वो जब बड़ा होता है, वो खुद एक पति बनता है, वो एक पिता बनता है, तो वैसे ही निर्णय लेना शुरू करता है। तो हमने देखा भी है परिवारों में कि जिन परिवारों में पेरेंट्स या बड़े लोग डेमोक्रेटिक कम होते हैं, वो बच्चे भी उतने डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। और जिन परिवारों में बड़ा सबकी सहमति के साथ निर्णय लिए जाते हैं, बहुत खुशी के साथ, वहाँ बच्चे भी वो सीखते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि घरों में किस तरह का व्यवहार हो रहा हो, और बाकी बच्चे अपने आस पड़ोस से, अपने स्कूल से सीख के आगे बढ़े होते हैं। मुझे लगता है कि जब बच्चे के सीखने की बात होती है तो घर परिवार के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों में अध्यापकों, स्कूलों में काम करते वक्त आपने जो देखा है, समझा है, उस हिसाब से हमारे जो अध्यापक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्कूली तंत्र है, ढांचा है, किताबें हैं, ये किस हद तक मदद कर पा रहे हैं किसी भी बच्चे को लोकतांत्रिक नागरिक बनाने में? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, मेरा दिल का सवाल है और मैं पिछले लंबे समय से स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ। अगर हम बात करें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना है। और जब हम कहते हैं अच्छा नागरिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बच्चे को एक सक्रिय, एक जागरूक और जवाबदारी लेने वाला नागरिक बनाना है, जो हमारा संविधान भी कहता है। वो ऐसा नागरिक बनाना है जो संवैधानिक मूल्यों को समझे, जाने और अपने व्यवहार में उसको लेके आए। ऐसा नागरिक बनाना, यही शिक्षा का बेसिक उद्देश्य। अभी रिसेंट में जो 2020 में शिक्षा नीति आई है, उसका भी पूरा फोकस यही है। तो ये है। साथ में अगर हम देखें तो एक विषय है नागरिक शास्त्र, जिसमें संविधान को पढ़ा जाता है, कैसे एक बच्चे को संवैधानिक नागरिक या लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में तैयार करना, वही इसका उद्देश्य है। पर जैसा आपने सवाल किया है कि हमारी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है या किताबें हैं या जो पद्धति है, वो कितना एक बच्चे को लोकतांत्रिक नागरिक बनाने में मदद करती है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, करती है। उद्देश्य तो सरकार का यही है कि वो बने, पर उसमें कई सारी मुझे खामियां भी लगती है, जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर करूंगा कि देखिए, कई बार क्या होता है कि ये एक नागरिक शास्त्र शिक्षक अपने बच्चों को लोकतंत्र पढ़ा रहा है ना, और वो बच्चों को बता रहा है कि ऐसे व्यवहार होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, समानता होना चाहिए। और अचानक कोई अधिकारी पहुंच गया विजिट करने के लिए, उस स्कूल का भ्रमण करने के लिए, कलेक्टर पहुंच गया, जिला पंचायत सीईओ पहुंच गया, और वो पहुंचता है और जैसे ही अधिकारी अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि बच्चे देखते हैं कि शिक्षक का व्यवहार अचानक बदल गया।
वो हाथ बांध के खड़ा होता है, वो जी सर करता है, वो देखता है कि अधिकारी उसको किसी किसी बात पे डांट भी रहा है, तो बच्चा समझता है। कुछ देर पहले तो ये बच्चा नागरिक शास्त्र की चीज़ें हमारे शिक्षक पढ़ा रहे थे कि बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, पर ये जो अधिकारी आए इसके सामने शिक्षक बड़े ही नतमस्तक हैं, तो बच्चे वो देख के समझते हैं, उसको लगता है कि ये अधिकारी महत्वपूर्ण है, मुझे बड़ा होकर ऐसे ही बनना है। तो अब ये एक जो बात है इसको कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे अधिकारियों का व्यवहार तो उतना लोकतांत्रिक नहीं है, तो बच्चा तो वही देख के सीखेगा। तो एक तो ये व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है, दूसरा हमारी जो किताबें हैं उसके खास करके मैं बात करूंगा नागरिक शास्त्र की किताबें, सोशल साइंस की किताबें, उसकी भाषा इतनी कठिन है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सूचनाओं पर आधारित है कि बच्चों को सूचनाएं मिले, तो बच्चों का लोकतांत्रिक होने का नज़रिया नहीं बन पाता। और हमारी जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षक जिस तरह से पढ़ा रहा है वो भी बड़ा लेक्चर मेथड है, तो सूचना देने पर आधारित है। बच्चे का लोकतांत्रिक नज़रिया बने वो शायद नहीं, और हमारे क्लासरूम भी लोकतांत्रिक नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी शिक्षक की तो है, पर बच्चों की भागीदारी नहीं है। तो बच्चों की जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतनी हमारी कक्षा लोकतांत्रिक बनेगी। मुझे लगता है इसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है पूरी, कि किताबें लोकतांत्रिक हो, बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है पढ़ाने का वो भी लोकतांत्रिक हो, और कक्षा लोकतांत्रिक बने, और जो शिक्षक के साथ जो अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं वो भी लोकतांत्रिक हो। इन सब में एक बड़े बदलाव की जरूरत मुझे लगती है, उद्देश्य है। ये तो हमने बात की कि कैसे हम पहचाने कि लोकतंत्र नहीं है घर परिवार या दोस्ती में। अगर हम अपने घर परिवार और दोस्ती में लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं या फिर अपने व्यवहार को लोकतांत्रिक बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो क्या तरीके हैं जिससे घर परिवार दोस्ती लोकतांत्रिक हो सकते हैं? अब देखिए, इसमें दोनों ही तरह से दोनों ही पक्षों को काम करना होगा, और दोनों ही पक्षों को सक्रियता के साथ जवाबदारी लेनी होगी। तो हम देखते हैं दो पक्ष कौन है। तो एक तो वो जो घर में या संस्थाओं में या सरकार में पावर में है, और एक वो जो पावर में नहीं है पर वो उनके साथ है। अब इसमें दोनों को समान रूप से भागीदारी करनी होगी। जो व्यक्ति पावर में है, जो निर्णय लेने का अंतिम निर्णय लेने वाले जो छोर पर जो है, उसको ये देखना होगा कि वो जो भी निर्णय लेने वाला, जो भी व्यवहार करने वाला है, वो सबसे बात करके उनके विचारों को जानते हुए सबकी सहमति से वो जो निर्णय और उसमें सब लोग कितने खुश हैं वो ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाए। और अभी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। एक तो ये जरूरी है। दूसरा ये कि जो पावर में नहीं है, जैसे घर में बच्चे नहीं हैं या महिलाएं नहीं हैं, ये सच्चाई है, या किसी भी संस्था में या विभाग में जो कर्मचारी हैं जो शायद उनके पास उतने अधिकार नहीं है, वो भी अपनी तरह से सवाल पूछें। वो एक तो जो भी चीज़ें हैं घर की उसकी जानकारी उनको हो, और वो जानकारी क्या है उनकी समझ भी हो। केवल इन्फॉर्मेशन देने से काम नहीं चलेगा कि वो क्या है एग्जैक्टली। जब हर तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या अंडरस्टैंडिंग रूप से सब बराबर होंगे तो बेहतर निर्णय होगा। इसलिए ज़रूरी है कि लोग सवाल पूछें, जो पावर में नहीं है वो समझे, और वो उस निर्णय में समान रूप से भागीदार बने, तभी ये लोकतंत्र हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोग, देखिए इसमें भी बड़ा मुश्किल है, ये मजेदार चीज़ है कि जो लोग पावर में हैं या जो निर्णय लेने वाले हैं वो लोकतंत्र को समझ भी रहे हैं, मान लो व्यवहार भी कर रहे हैं, पर जिनके साथ में जो लोग अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर तब भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबको समझना बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी, हमारे बातचीत को अब थोड़ा सा समाप्ति की ओर ले जाने का समय आ रहा है। तो चलते चलते आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी व्यक्ति विशेष यदि अपने व्यवहार को लोकतांत्रिक बनाना चाहता है, लोकतंत्र को अपने आसपास स्थापित करना चाहता है, तो कैसे करे? बड़ी मजेदार बात है ये तो, कि हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। और अगर वो इसको और अपने व्यवहार को बनाना चाहते तो सबसे पहले ये कि वो समझे एटलीस्ट कि लोकतांत्रिक व्यवहार क्या है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसको व्यवहार भी करें। तो छोटा सा अगर एग्जांपल लें कि हमारे घर में कोई मेहमान आए है ना, और वो आए तो आके बैठे वो, और वो चाहते हैं कि सबसे बात करें, पर होता क्या है अल्टीमेटली, क्या होता है कि वो पुरुष हैं, पुरुष बैठ जाते हैं और हम महिलाओं को बोलते हैं कि अच्छा चाय बना के ले आओ या नाश्ता बना लो।
तो जो घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो बेटी है, बहू है, पत्नी है, माँ है, वो काम करने लग जाती है और जो पुरुष है वो बैठे बैठे बातचीत कर रहा होता है। और ऐसे ही होता है, अल्टीमेटली वो गेस्ट चले जाते हैं और महिलाओं की बातचीत नहीं होती। तो ये व्यवहार, अभी देखिए व्यवहार कितना लोकतांत्रिक है कि चूंकि वो पुरुष पावर में, इसलिए वो ही बात कर रहा है और महिलाओं को मौके नहीं दिए गए। अगर वो ये करें कि छोटी छोटी चीज़ों में कि वो खुद भी जाके चाय बना सकता है, वो खुद भी जाके नाश्ता तैयार कर सकता है और वो दोनों करें, ये काफ़ी ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि जो लोग पावर में नहीं भी है, जैसे घर में बच्चे नहीं हैं, महिलाएं पावर में नहीं है, थोड़े कम है, ये व्यवहारिक बात है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि जो व्यक्ति बड़ा है या पावर में है उससे अपेक्षा करें कि वो भी करे। कई बार वो मानने लगते हैं कि अच्छा यही बड़े हैं और यही व्यवहार सही है कि उनको काम नहीं करना चाहिए, हमें ही करना चाहिए, हमारी जवाबदारी है, तो वहाँ फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से ये होना काफ़ी ज़रूरी है। ये तो थोड़ी परिवार वाले स्पेस की बात रही, और थोड़ा सा अगर हम परिवार से बाहर निकले, अपने ऑफिस कल्चर को देखें और या फिर गवर्नमेंट स्पेस को देखें, तो वहाँ पे कैसे लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाए जा सकते हैं? अब इसमें देखिए, एक तो हमको हमारे जो नियम हैं, जो पॉलिसीज़ है, उनको बहुत लोकतांत्रिक बनाने की ज़रूरत है। अगर वो बहुत ही ऐसे होगा कि जो उच्च पदों पे बैठे लोग ही सारे निर्णय लेंगे, तो फिर तो वो लोकतांत्रिक नहीं होगा। वो पॉलिसीज़, वो नियम, उस ऑफिस का संविधान सभी को पता हो और सभी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो बेहतर निर्णय लेने में अपनी भागीदारी भी निभा पाएंगे। और हर बात के लिए कुछ लोगों पर ही निर्भर रहना, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो लोकतंत्र को कम करता है। तो एक तो ये है। और छोटी छोटी समस्याओं को लगता है कि जो संस्था के बॉस है या कुछ 2, 4, 5 लोग हैं या जो टीम लीडर्स हैं, वो ही निर्णय लेंगे, वो ही हम मान लेते हैं और फिर बार बार उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो निर्णय लें। कई बार होता है कि उनके पास समय नहीं है या शायद उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर चीज़ को ये कर सकें। तो कैसे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करें और वो सॉल्व करने में अपनी भागीदारी ले, और जो ऊंचे पद पे बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं या टीम लीडर्स हैं, वो मौके दें लोगों को करने के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे आप भी बात कर रहे थे ना कि चाय पीने गए तो फिर कौन पेमेंट करेगा। तो जब ग्रुप में सब लोग अगर चाय पीने गए तो लोग अपेक्षा करने लगते हैं कि हमारी जो टीम लीडर है वही पेमेंट करेंगे, और ये उस व्यक्ति को चौधरी बनाना शुरू करता है और बाकी लोगों को लगता है कि अच्छा वो कुछ नहीं है। तो ये भी काफ़ी गड़बड़ है कि हर बार एक ही व्यक्ति ही पेमेंट करे चाय के लिए, वो टीम लीडर ही पेमेंट करे अपनी जेब से, और ये टीम लीडर भी ये मान लेना कि मैं सीनियर हूँ तो मैं ही पेमेंट करूँ बार बार, वो उस स्पेस को और ज़्यादा अलोकतांत्रिक बनाना शुरू कर देता है। तो हर बार बाहुबली बनना ऐसे जरूरी नहीं है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकतंत्र के संदर्भ में? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने हालांकि काफ़ी बार कहा है, लेकिन फिर से यही कहूँगा कि कैसे हम हमारे व्यवहार को, हमारे घरों को, हमारे दोस्तों के बीच, हम जहाँ काम करते हैं, हमारे देश में बहुत ही एक खूबसूरत खुशनुमा माहौल बना सकते हैं, और उसके लिए लोकतांत्रिक व्यवहार बहुत ज़रूरी है। और सभी लोग इसको समझें, इसको जानें, इसको माने, उसको व्यवहार में लेके आए। कई लोग जानते तो हैं पर उसको मानते नहीं हैं, और मानते नहीं इसलिए उनके व्यवहार में नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई कुछ पढ़े लिखे लोग ही इसको समझते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, पर सब लोग इसको जाने, माने, व्यवहार में लाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब कैसे इसको अपनी लाइफ में उतार सकें, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, यह रही संविधान समझे की पहली प्रस्तुति, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हमने चर्चा की। आप सभी से मैं फिर मिलूंगी विष्णु जी के साथ और संविधान से जुड़े नए मुद्दे के साथ। साथियों, अपने सुझाव या प्रश्न हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है synergysansthan@gmail.com, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर है 9711419962। नमस्कार दोस्तों।